चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल डिजीज, एनसीईआरटी के हिसाब से हमें ज्यादा डिजीज नहीं पढ़ना है। पहला है टाइफाइड और दूसरा निमोनिया जो बैक्टीरियल है। आपको ये सब याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो आसानी से याद रहेगा। जैसे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है और उसका टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। अगर आपको टाइफाइड होगा तो आपका जो टेस्ट होता है कंफर्मेशन के लिए उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। उसमें क्या होता है कि इंजेक्शन आपके चमड़े में दिया जाता है और 24 घंटा के अंदर अगर वहां भयानक खुजली हुआ तो आपको टाइफाइड है, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, वो हो गया। इसमें क्या होता है भाई, तो आपका मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन होता है अफेक्टेड, और अगर बहुत ज्यादा लेवल तक ये बीमारी फैल गया तो आपके इंटेस्टाइन में छेद हो जाएगा। देयर विल बी परफोरेशन इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम क्या भाई, बहुत लंबा फीवर रहेगा, पेट दर्द, कमजोरी, कब्ज, सिर दर्द और बेचैनी, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी बेचैनी, और बहुत बुरे हालत में क्या हो सकता है इंटेस्टाइन में छेद और डेथ। ठीक है, निमोनिया का भी बात करने लगे हम। जो हमारा निमोनिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों नाम है एक ही का, से हो सकता है। इसमें लंग्स का एल्वियोली पार्ट जो है ना वो अफेक्ट होता है, वहां पे मेजरली कफ भर जाएगा और उससे सांस लेने में दिक्कत होगी। हाँ बिल्कुल लिखा है, देखो लिखा है ना, स्पेशली ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली, फीवर, ठंडा, खांसी और सिर दर्द। बहुत लंबे केसेस में अगर ऐसा होगा, बहुत ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है ना, अगर आपके एल्वियोली में पानी भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है तो सांस तो आएगा नहीं। डिफ्यूजन ऑफ एयर तो एल्वियोली के थ्रू होता है ना, तो अगर आप सांस नहीं ले पाओ जाहिर सी बात है आपका नाखून नीला पड़ जाएगा, आपका होठ नीला पड़ जाएगा, होगा। तो होठ या नाखून का नीला होना सीवियर निमोनिया का पहचान है। ठीक है, चलिए टाइफाइड के बारे में एक खास बात है। एक कुक थी मैरी मेलोन, इसको टाइफाइड मैरी बोलते हैं, कि बहुत लंबे समय तक ये अननोइंगली टाइफाइड फैला रही थी। कुक थी बावर्ची जिसको टाइफाइड था, तो अननोइंगली इसके थ्रू बहुत ज्यादा टाइफाइड फैल रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसको टाइफाइड मैरी बोला जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी सी हुआ तो क्या नहीं, लेकिन ये बहुतों को फैलाई थी, कई साल तक फैलाई थी। पता नहीं चला। नहीं, ये एसिम्प्टोमेटिक थी। मतलब कोविड में एसिम्प्टोमेटिक पड़ रहा था, कोरोना है लेकिन लक्षण नहीं आ रहा था ना, कि जो हेल्दी दिखना जरूरी नहीं है कि वो कोविड फ्री है, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इससे लक्षण नहीं आ रहा कि उसके अंदर कोरोना वायरस है। ये वैसी थी एसिम्प्टोमेटिक, तो फैला दी थी खाली। थोड़ा सा वायरल डिजीज देख लें। जो वायरल डिजीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है कॉमन कोल्ड। किससे होता है? अब देखिए, कॉमन कोल्ड का साइंटिफिक नेम इस वायरस की वजह से भी है। मान लो आपको सर्दी हो गया, पूछा क्या हुआ भाई, हमको राइनाइटिस हो गया है। सामने वाला हो सकता है पूछते बचिएगा कि नहीं बचिएगा, इतना खतरनाक नाम है राइनाइटिस। कहो भाई राइनाइटिस हो गया है, फिर बताओ, कह रहे नहीं कोई टेंशन वाला बात है, सर्दी को बोलते हैं, जैसे गाली आएगा। दिस कॉमन कोल्ड किससे होता है? क्या होगा? नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्टेड होता है। नॉर्मल सा है, नाक से पानी गिरेगा, गला सूज जाएगा, आवाज थोड़ा भारी हो जाएगा, कफ, सिर दर्द, थका लगेगा, और अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही ठीक ही हो जाता है। देखो लिखा भी है, लंग को इन्फेक्शन नहीं करेगा, सिर्फ रास्ता, नाक, और 3 से 7 दिन खुद ही ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बॉडी खुद ही झेल लेता है। कितनी बार आता है ठंडा में सर्दी, आपको दवा थोड़ा ही लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि राइनाइटिस इज नॉट अ खतरनाक बीमारी, खाली नाम राइनाइटिस है। नेक्स्ट, हेलमेंथ डिजीज, एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस। एस्केरियासिस होता है, बता भी थे, नेमाटोड्स कॉमनली राउंडवॉर्म भी बोलते हैं, है ना। कहां इफेक्ट करेगा और क्या करता है? ये बहुत बड़ा होता है एक्चुअली, बहुत बड़ा। तो क्या करता है ना कि पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। तुम खाना खाओगे आगे पास नहीं होगा, पेट में जाम होगा वो, और पेट दर्द होगा, यही होता है इसमें। हाँ, जो कर सकते हो बड़ा वाला जो।
एक्चुअली वो एस्केरिस होता है। इसके बारे में आपको बताएं, फाइलेरिया बताया था ना, लिम्फ और ब्लड दो चीज होता है। तो ये आपके ब्लड से कुछ भी जो बाहर निकला वो लिम्फ है, और लिम्फ वापस लिम्फेटिक वेसल के थ्रू होते हुए आपके ब्लड में मिल जाता है। वापस बता देते हैं एक बार। एक्चुअली में अगर आपका कोई ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल सारा चीज को हर टिश्यू तक नहीं पहुंचाता है। क्या होता है कि ये ब्लड वेसल जब आपके टिश्यू तक पहुंचता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है। जिनको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। वो कैपिलरी वापस से रिज्वाइन करता है। इधर था आपका आर्टरी, ये है कैपिलरी, और इधर जो है वो वेन है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कैपिलरीज में टिश्यू के साथ एक्सचेंज करा तो ऑक्सीजन बाहर चला गया और CO2 अंदर आ गया, और अब जो CO2 के साथ जो गुजर रहा वो क्या है, होता यूं है कि इस कैपिलरी में कुछ पोर्स होते हैं जहां से ब्लड का बहुत सारा चीज बाहर निकलता है। ब्लड का बहुत सारा कंपोनेंट जो निकला उसी को बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ आपका न्यूट्रिशन भी कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है, और हर टिश्यू तक जा रहा है। अब वही लिम्फ बाद में जमा होकर एक अलग वेन के थ्रू आगे से मिल जाएगा वेन में। तो ब्लड का वो पोर्शन जो बाहर निकला था घूम के वापस आके ब्लड में मिल गया। अब देखो होता ही है कि ये जो एलिफेंटियासिस के ऊतरेरिया बैंक्रोप्टी है, ये क्या करता है ना कि इसको जाके जाम कर देगा, ब्लॉक कर देता है। यस, लिम्फ वेसल को। ये क्या है, अब अगर लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गया, जाम हो गया, तो वापस लिम्फ आएगा क्या वेन में? नहीं। तो जहां टिश्यू में निकला वहीं जमा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मान लो पूरे बॉडी में कहीं भी हो रहा होगा, कोई फ्लूइड अगर बाहर हो जाएगा तो नीचे ही आएगा ग्रेविटी की वजह से, आगे टांग जम गया। देख रहे हो कैसा हो गया? इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। ठीक है, ये भी नाइलाज है, एक बार हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या नहीं, थोड़ा कम हो जाता है कई बार, बट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज है। देखो कहाँ अफेक्ट हो रहा है, सर तो ये ब्लॉक होता है कैसे? बैक्टीरिया तो ये जो है ना, मतलब मेरा पैथोजन जाके यहीं पे घर बना लेगा, नहीं बनने तो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो क्रोनिक टर्म यूज करते तो बहुत लंबे समय तक चले, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाला, और इससे बहुत सारे डिफॉर्मिटीज होते हैं। मेल्स में तो देख रहे हो जेनाइटल और स्क्रॉटम स्वेल कर गया है, मेल्स में स्क्रॉटम ही स्वेल करता है, फीमेल में सेक्स ऑर्गन अफेक्टेड नहीं हो पाता, जाहिर सी बात है कुछ स्क्रॉटम टाइप का तो है नहीं, मेल्स में स्क्रॉटम भी स्वेल कर जाता है। एक्सट्रीम केसेस में नॉर्मल को लिम्फ होकर रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंगल डिजीज, फंगस से जो बीमारी, रिंगवॉर्म किससे होगा, माइक्रोस्पोरम हो गया, ट्राइकोफाइटॉन हो गया, ये याद रखना। कहाँ होगा, नाखून पे हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, और स्काल्प, ये स्काल्प खोपड़ी। डैंड्रफ स्काल्प के डेड स्किन से होता है, और वो भी फंगस ही है। जो डैंड्रफ है ना एक्चुअली वो फंगस है, डैंड्रफ इज अ फंगस। उससे क्या कहते हैं, ड्राई स्किन लाइसेंस, इंटेंस ईचिंग, जानते हैं, खूब खुजली होता है। अच्छा, फंगस वहीं पे ज्यादा लगता है जहां मॉइस्चर भी हो और हीट भी हो। गर्मी के दिन में पसीना खूब आ रहा होने के चांसेस ज्यादा होता है ना। तो हीट, गर्मी और मॉइस्चर, पसीना फंगस के लिए बहुत आराम से स्किन पर होने देता है, खासकर ग्रोइंग एरिया, दो पैर के बीच में जहां जेनाइटल्स होते हैं उस एरिया को बोलते हैं, थाइज के अंडर साइड में, हाँ? उसके अलावा मिट्टी से भी हो सकता है, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के तौलिया, कंघी, या देखो किसी का डैंड्रफ वाला कंघी तो लोग उसको यूज नहीं करते, उससे भी हो सकता है। उसके अलावा है प्रोटोजोन डिजीज, ये जाहिर सा बात है प्रोटोजोआ से फैलेगा, अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, इंटाविवा हिस्टोलिटिका से फैलता है। पेट दर्द होता है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लैट्रिन होगा उससे ब्लड पास होगा,
blood along with mucus passes with stool with excess mucus and blood. कि जाहिर सी बात है इंटेस्टाइन को खाएगा, तुम्हारे मांस को नोच नोच के खा रहा तो दर्द तो होगा और खून भी निकलेगा, वही होता है। ठीक है। मलेरिया, मलेरिया का बहुत सारा वेराइटीज है, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, मलेरिया फाल्सिफेरम। सबसे खतरनाक ये पूछता है मोस्ट डिग्रेडेड या डेंजरस कौन है? फाल्सिफेरम। इससे होता है तो दिस इज मोस्ट, ठीक है, सेरेब्रल मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया भी बोलते हैं। देखो लिखा भी है, मिला, मोस्ट सीरियस मैलिग्नेंट। इसमें क्या होता है ना, कभी सुना है कि बुखार दिमाग पे चढ़ गया, दिमागी बुखार हो गया, यही तो है। पी फाल्सिफेरम करेगा, पी फाल्सिफेरम यानी प्लाज्मोडियम का फाल्सिफेरम वैरायटी। ठीक है। किसको अफेक्ट करता है मलेरिया? आरबीसी पढ़े भी तो जेनेटिक्स में ही पढ़े थे। आरबीसी को होता है, इसलिए जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसका आरबीसी चूंकि फ्रेजाइल होता है, जैसे ही ये प्लाज्मोडियम उसके अंदर घुसेगा वो टूट जाएगा, तो उसका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम मर जाएगा। पढ़े थे वही चीज। क्या होगा? ठंडा लगेगा। एक ऐसा बुखार इसमें ठंडा लगता है वो अलग केस है। बुखार में हमेशा ठंडा नहीं लगता, कभी कभी बुखार में ठंडा भी लगता है, एंड दिस इज इट। बुखार में ठंडा लगता है। हाँ चल। उसके अलावा हाई फीवर जो कि हर कुछ दिन पे रिपीट करेगा, ये खास बात है। मलेरिया में जो फीवर होता है वो कुछ दिन पे रिपीट करता है, और अगर उसको ट्रीट नहीं कराएंगे तो जानलेवा हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब अमीबियासिस को कैरी कौन कर रहा है भाई? ये यहां लिख दिया है, हाउसफ्लाई। ठीक है, मक्खियां करती है कैरी। अब एक मलेरिया का लाइफ साइकिल देख लेते हैं आज के लिए, और फिर वी विल एंटर क्लास। मलेरिया कैसे फैलता है, उसका लाइफ साइकिल देखो। इस हेल्दी पर्सन को मच्छर काटा, जो मच्छर का फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड्स आर इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद वो कहां जाएगा? लिवर में। लिवर सेल में ये मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाइज इन द होस्ट सेल, लिवर सेल। लिवर सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक सेल, जहां ये मल्टीप्लाई करता है। और जब नंबर इसका ठीक ठाक बढ़ जाता है, अच्छा मल्टीप्लाई में कैसे करता है? एसेक्सुअली, ये याद रखना है कैसे करता है। उसके बाद जब इसका नंबर ठीक ठाक बढ़ गया तो ये आरबीसी पे अटैक करता है। कहां अटैक करता है? आरबीसी पे। आरबीसी में दो काम करता है, यहां पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है, और साथ में क्या करता है कि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन को खाता है, और हीमोग्लोबिन को खाकर क्या खा रहा है? हीमोग्लोबिन। बायोलॉजिकली इसको एचपी लिखते हैं। हीमोग्लोबिन को खाता है और रिलीज करता है, एंड रिलीजेज एक स्पेशल टॉक्सिन जिसका नाम है, क्या नाम है? ये जो ठंडा लगता है ना मलेरिया में, ये इसके वजह से लगता है। दिस हीमोजोइन causes chill and ठंडा लगेगा और फीवर आएगा। किसकी वजह से? अपने को बार बार हीमोग्लोबिन को खा रहा, डिस्ट्रॉय कर रहा आरबीसी। अच्छा, जब वहां पे ठीक ठाक वो डिस्ट्रॉय कर लिया, उसके बाद ना ये रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे बनाता है गैमेट्स। क्या बनाता है? देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में करने का कोशिश करने के लिए गैमेट्स बनाना शुरू करता है। अभी वो गैमेट्स के इनिशियल गैमोट स्टेज में, इनिशियल जैसे मान लो सेल था पीजीसी, बाद में ना बनाएगा स्पर्म, इस इनिशियल स्टेज में ये गैमेट में, गैमेट इन ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाता है।
ह्यूमन बॉडी में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। क्यों? ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर। इसलिए हमारे में सिर्फ गैमेट का भी पहले गैमेट भी नहीं बन पाता। क्या होता है? गैमॉन। अब ये क्या करेगा ना, ये जानबूझ के रात के समय ये जो है गैमॉन हमारे बॉडी के ऊपर वाले नसों में आ जाएगा ताकि मच्छर आया काटे और खींच ले। अब जैसे ही मच्छर में खिंचाया, फीमेल मॉस्किटो खींची, अब वहां पे देखो उसका गैमेट बना, देख रहे हो गैमेटोसाइट बन गया। पहले गैमॉन था, क्या बना? गैमेटोसाइट। तो इसके बॉडी में क्या होगा? ये सब सारा आरबीसी में ही हो रहा है। नहीं, आरबीसी यहां तो डूब गया, अब तो मच्छर खा गए। उसके बाद ये मच्छर, इसके पहले तक ये आरबीसी में हुआ, खा रहा है। जब आरबीसी से निकला तो फिर गैमॉन बनाया, निकलने के बाद हाँ ब्लड में आ गया। ये क्या है? ब्लड में। और गैमॉन में घूम रहा ब्लड के ऊपर वाले नसों में रात के समय, जहां से मच्छर खींचा। ये मच्छर फीमेल बॉडी में हो रहा है, मॉस्किटो में हो रहा है। क्या हो रहा है? मॉस्किटो और वो भी कैसे मॉस्किटो? फीमेल उसके बॉडी में वहां पे गैमेट फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? तो सेक्स, कोई पूछेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? ह्यूमन में कि मॉस्किटो में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? समझ रहे हो? अच्छा, अब एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद वो मॉस्किटो के कहां चले जाता है? उसके बाद वो मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला गया। और मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला गया मच्छर, अब दोबारा से जिसको भी काटेगा सलाइवा के थ्रू वापस उस ह्यूमन हेल्थ में वो उसमें चला जाएगा, फिर से वापस नया साइकिल शुरू। ठीक है, एक चीज और बस देख लीजिए, ये पॉइंट, रप्चरिंग इन आरबीसी जब रिलीज होता है तो एक हीमोजोइड रिलीज होता है जो कि सिम्टम यानी चिल एंड फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए आज इतने का रोकते हैं, अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एड्स। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेस क्लास।